नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बकरीद के मौके पर सीएम योगी ने सख्त दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इन कार्रवाइयों से मौलाना गैंग काफी गुस्साए और परेशान नजर आ रहे हैं और इसी गुस्से के चलते जगह जगह हत्याएं की जा रही, सड़कों पर हंगामा देखने को मिल रहा है और यहां तक कि कुछ जगहों पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो दिखा रहा है कि मौलाना गैंग सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन एक्टिव मोड में है, कार्रवाई जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन मौलानाओं के समर्थन में विपक्ष भी उतर आया है। तो आखिर क्यों ये मौलाना गैंग इतना बौखला रहा है और विपक्ष इनके हर कदम पर साथ देता हुआ क्यों नजर आता है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर सीएम योगी के खिलाफ इस तरीके का गुस्सा क्यों, कि इस तरीके का मोर्चा खोला जा रहा है उनके खिलाफ? देखिए, मोर्चा तो खुलना ही था क्योंकि इन लोगों को लंबे समय से दिखाई पड़ रहा। 2014 के बाद देश की सियासत बदली, सिस्टम बदल गया, राजनीति का केंद्र बदल गया। राजनीति पहले 2014 से पहले किस आधार पर चलती थी, 2014 के बाद किस आधार पर चलने लगी है, क्योंकि पहले 1947 के बाद से ही कांग्रेस की सरकारें रही, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों की सरकार रही, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही या फिर समाजवादी पार्टियों की सरकार रही, जो समाजवादी गुट से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बने थे। अब इन सारी सरकारों में एक ही तरीके थे, मुसलमान राजनीति के केंद्र में रहेगा। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द ये तय करेंगे कि मुसलमानों के अलावा कौन, मुसलमानों के अलावा हमारे साथ कौन खड़ा होगा। ये नहीं देखते थे कि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय 80%, वो हिंदुओं के अलावा हमारे साथ कौन रहेगा। इसकी बात इन लोगों ने कभी सोची नहीं कि हिंदू साथ में है तो क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने उसमें से तय किया। अल्पसंख्यकों का मतलब ये जैन, बौद्ध, सिख नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमान, जिसकी आबादी ये 13-14% से बढ़ते बढ़ते आज 17-18% तक हो गई, जिसने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया कि जितनी जनसंख्या बढ़ाओगे उतना प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी और उतनी ही पार्टियां हमारे सपोर्ट में आएगी। तो ये लोगों ने केंद्र में रखा मुसलमानों को और अलग अलग जगह पर उसके साथ जोड़ने के लिए अलग अलग समुदायों को साथ में रखा। जैसे बिहार में मुसलमानों के साथ राजद ने रखा यादवों को और ओबीसी की कुछ जातियों को। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ यादव को और ओबीसी की कुछ जातियों को समाजवादी पार्टी अपने साथ रखी। और उससे पहले के समय में, जबकि अयोध्या विवाद नहीं हुआ और उसके पहले जब कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़े होते थे, तो उस समय भी मुसलमानों के साथ कुछ हिंदू जातियों को रखता था, कांग्रेस रखती थी और उसमें कांग्रेस के साथ सवर्ण भी हुआ करते थे। अलग अलग स्टेट में ऐसे ही अवधारणा रही। जहां मुसलमान है 10% के आसपास भी, वहां मुसलमान केंद्र में रहेगा राजनीति के और उसके इर्द गिर्द ताना बाना ये लोग बुनते थे। अब 2014 के बाद स्थिति बदल गई, क्योंकि 2014 के पहले अवधारणा थी कि नहीं, अगर मुसलमान किसी के साथ नहीं है तो वो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। पहले बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन वो एनडीए की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं आई थी। और इसीलिए इन लोगों ने मान लिया कि कभी टूटते फूटते हुए कुछ पार्टियों के साथ मिलजुल कर बीजेपी सरकार बना भी लेगी, लेकिन मुसलमानों के बिना सरकार चलाना मुश्किल है। मुसलमान का सपोर्ट लो तभी आप सत्ता में बने रह सकते हो। ये उत्तर प्रदेश में भी वही धारणा थी, मुसलमानों को साथ रखना जरूरी है। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली, मुसलमान राजनीति के केंद्र से बाहर ऐसे हुए कि एक एक राज्य में इनका रिप्रेजेंटेशन कम होता गया और लोकसभा में ये 20 से 25 के बीच सिमट कर रह गए। अब लोकसभा में भी ये रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के अनुसार होना चाहिए, ये ओवैसी चीख चिल्ला करता है, लेकिन प्रतिनिधित्व इनका कितना हो गया, 5% से भी नीचे, 24 सांसद। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों को लगने लगा कि ये हुआ क्यों,
और उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा? अगर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती गई, मुसलमान राजनीति के केंद्र से आउट होते गए, नॉर्थ ईस्ट से आउट हो गए, असम से आउट हो गए, अब पश्चिम बंगाल से भी आउट हो गया, उड़ीसा से आउट हुआ, बिहार से आउट हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी गया। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां मुस्लिम डोमिनेशन था, उन राज्यों में भी मुसलमान राजनीति के केंद्र से बाहर ऐसे फेंके गए कि फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं रहा और अपोजिशन पार्टियां इनके बैकअप के आधार पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करती रही। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, और उसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना कि नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत फ्लिप फ्लॉप वाली होगी, मुसलमान हैं 20% के आसपास, एक ही पार्टी को वोट करेगा और अगर हिंदुओं को एकजुट नहीं रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सत्ता आएगी फिर छीन कर ले जाएंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, क्योंकि 2017 के चुनाव का ही परिणाम था कि तुरंत ही अखिलेश यादव और मायावती, जो दोनों एक दूसरे के विरोध में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ा। 2019 का लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, हालांकि उसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस जुड़ गई और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन हो गया, जो मुसलमानों के वोट से दूसरी जातियों को, हिंदुओं के वोट को भ्रमित करके ये एकजुट होकर कोशिश करते रहे सत्ता में आने की, वो अवधारणा खत्म हो गई कि नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि देखकर और अपने कामों से हिंदुओं के अंदर एकजुटता की भावना ला सके। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था, समाज, ये जातीय समीकरण सबको ध्वस्त करते हुए सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि नहीं, योगी जैसा व्यक्ति चाहिए और योगी को मुख्यमंत्री 2017 में बनाया गया। वो आगे लगातार वो ऐसा मॉडल लेकर आए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग स्टेट के चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हर जगह के चुनाव में ये योगी का मॉडल आया कि नहीं, हिंदुओं को एकजुट रखो, मुसलमानों से सहानुभूति रखने की भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि 2017 के बाद 2026 हो गया, 2027 में चुनाव होगा और संभावना बहुत कम है कि योगी को रिप्लेस किया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में बदला तो लेना ही है, बौखलाहट तो होगी ही, और वही बौखलाहट अब सामने आ रही है। चुनाव से पहले का समय है और मुसलमान थोड़े बहुत कंफ्यूज ना हो वोटिंग के समय में, क्योंकि आजकल इस्लामिक पार्टियां भी भारत के पॉलिटिकल मैदान में खड़ी है। इस्लामिक पार्टियां, जिसको हिंदुओं के वोट से मतलब नहीं है, वो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए उसे, चाहे ओवैसी की पार्टी हो या पश्चिम बंगाल में अभी हुमायूं कबीर की पार्टी हो या फिर उससे बगल में असम के अंदर AUIDF हो जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, या फिर साउथ इंडिया में मुस्लिम लीग हो, SDPI हो, ये सारी इस्लामिक पार्टियां हैं। इसको किसी और के वोट से मतलब नहीं है, ये केवल मुसलमानों का वोट चाहती है। तो मुसलमानों को लगने लगा, उत्तर प्रदेश में लगा कि अगर हम आक्रामक नहीं होंगे तो ओवैसी भी कुछ वोट तोड़ कर ले जाएगा, कुछ मायावती के साथ चला जाएगा, कांग्रेस सपा के गठबंधन में भी मुसलमान एकजुट नहीं रह पाएगा, हिंदू थोड़ा ज्यादा एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में योगी को हटा नहीं सकते, तो फिर 5 साल और हमारे ऊपर आफत। तो इसीलिए बकरीद का समय, जबकि योगी ने एक दिशा निर्देश जारी किया कि नहीं, खुलेआम कुर्बानी नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं अदा किए जाएंगे, उसके बाद गोवंश के पशुओं की कुर्बानी तो बिल्कुल नहीं होगी, गोहत्या पर प्रतिबंध है। उसके अलावा आप जो कुर्बानी करोगे वो अपने घर के अंदर करो, बाहर में नहीं करोगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालोगे कुर्बानी की, और इसे प्रोपेगेंडा के तहत हंगामेदार नहीं बनाओगे, सड़कों पर भीड़ नहीं लगाओगे। अब इन लोगों को लगा कि अब तो इन मामलों में भी ऐसे कठोर प्रशासनिक आदेश आ रहे हैं जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी, हम अपनी मजबूती नहीं दिखा पा रहे हैं। यानी कि मुसलमान यहां अब सरेंडर मोड में है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? बैकअप रहेगा अखिलेश यादव का, कांग्रेस का बैकअप रहेगा और उसमें करना तो इन्हीं लोगों को है। तो ज्यादातर समय में देखा जा रहा है अभी उसके बाद से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विवाद पैदा करो तो गाजियाबाद में एक हत्या कर दो, उसके बाद संभल में हंगामा कर दो कब्रिस्तान की जमीन के नाम पर, मुजफ्फरनगर में हंगामा कर दो किसी और मदरसे की जमीन के नाम पर,
बरेली में एक आदमी निकलेगा, चाकू मार देगा, दूसरे 2 हिंदुओं को घायल कर देगा, वहां पर हंगामा शुरू हो जाएगा। और 2 तरीके से ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर जगह वो हमला करने वाला वही होगा, तो फिर होगा क्या, उसी के खिलाफ एक्शन होगा। और इससे मुसलमानों के अंदर और गुस्से की भावना आए, मतलब हम एकजुट होकर योगी को हटाने की तैयारी कर लें। इसी तरह से जो ऑपरेट किए जा रहे हैं नेटवर्क, कहीं न कहीं ये कुछ सुपारी किलर बुला लिए, कुछ लोगों की हत्या कर दी, आईएसआई का कनेक्शन दिख रहा है, विदेशी कनेक्शन दिख रहा है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में कहां विस्फोट किया जा सकता है। तो एक तो मुसलमानों को एकजुट करना है, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट होगी, हंगामा खड़ा होगा, तो उसका फायदा अखिलेश यादव उठाने की कोशिश करेंगे कि देखो भाई, जिस आधार पर योगी को वोट देते हो कि नहीं योगी का काल है, योगी का समय है, तो ऐसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो मान कर बैठेंगे कि अपराध इतना नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन कंट्रोल में रहेंगे, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तो जब अपराधी ज्यादातर सड़कों पर नजर आएगा, अलग अलग जगहों पर, कहीं लूट, कहीं मारधाड़, कहीं चाकूबाजी, कहीं गोली मारना, कहीं हंगामा करना, कहीं प्रोटेस्ट करना, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को प्रदर्शित करेगा। अखिलेश यादव इसी को मुद्दा उठाएगा और हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश करेगा कि देखो हिंदुत्व के झांसे में मत आना, ये इनके सरकारों में इतनी हत्याएं हो रही है, हंगामा हो रहा है, चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे नोएडा में लेबर के नाम पर प्रोटेस्ट करवाया गया, दंगे करवाए गए, तो ये सब उसी के लिए है कि एक मुद्दा तो बनाना पड़ेगा और मुद्दा बनाने के लिए ये सब काम करना ही पड़ेगा। तो काम करने के लिए पहले मुसलमानों को आगे किया गया कि तुम्हारे ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो उसका 2 फायदा हो जाएगा, मुसलमान एकजुट भी होगा और फिर सपा को वोट भी करेगा एकजुट होकर। दूसरे स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा, तो हिंदुओं को भ्रमित किया जाएगा कि नहीं नहीं हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ो, ये लॉ एंड ऑर्डर देखो कितने अपराध बढ़ गए उत्तर प्रदेश में, योगी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाएगी। अब ये दोनों चीजें जब पता है योगी की सरकार को, तो कार्रवाई तो उसी तरह से करेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए योगी ने 2-3 मीटिंग बुलाई 10 दिन के अंदर, और मीटिंग बुलाकर जोन में बांटा कि सबकी जिम्मेदारी तय है। ये अपराध व्यक्तिगत तौर पर नहीं हो रहे बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। एक मैसेज जाता है और 4 मुसलमान खड़ा हो जाता है, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, और इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो रफ्तार है उसको और तेज किया जाना चाहिए। ये योगी की मीटिंग में बोला गया और इस रफ्तार को तेज किया जाएगा तो ये हंगामा तो करेगा। तो हंगामा को रोकने के लिए क्यूआर टीम यानी क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम नियुक्त करो। जिन जगहों पर बुलडोजर चलाया जाना है मस्जिदों पर, जिन अवैध निर्माण वाले कब्रिस्तानों को कब्जा से हटाना है, वहां क्यूआरटी नियुक्त करो। और जैसे ही ये गांव हंगामा इधर उधर से भाग कर आए, वैसे ही उसके खिलाफ एक्शन लो। तो जो तरीके अभी योगी के प्रशासन की है और जो प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसी ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये पूरे मुसलमानों का गैंग, मौलाना गैंग जो है, अलग अलग इलाकों में ये बड़े बड़े मौलाना पनप रहे हैं। देवबंदी चाहे हो या बरेलवी हो या बरेली से उठता हुआ हो या मुजफ्फरनगर देवबंद से उठता हुआ हो, ये सारे लोग इकट्ठा होकर कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को ट्रैप में फंसाओ कि परेशानियां ऐसी बढ़े, या तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी को रिप्लेस करना पड़े, या फिर योगी के नाम पर वोटिंग कम हो जाए, जिसके कारण योगी की छवि खराब होगी तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। और ये इनका पूरी साजिश का मॉडल है और इसलिए प्रशासन को तैनात किया गया है कि देखो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इसकी साजिश और खतरनाक होती जाएगी। जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू होगा वैसे और बड़ी साजिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पहले से सतर्क रहो और इस बीच 3 महीने के अंदर इन लोगों की औकात बताओ कि कहां कहां दड़बों में छिपे हैं, सबको बाहर निकालो और उसके बाद लिस्ट बनाकर इन लोगों को या तो जेल भेजो या जहन्नुम भेजो। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जिस साजिश के तहत आगे बढ़ रहा है उससे उत्तर प्रदेश की छवि भी खराब होगी और यहां पर प्रशासनिक
परेशानियां भी पैदा होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सरकार की सख्ती को देखते हुए कुछ मौलाना गैंग बदले की भावना के तहत सड़कों पर उतर आया है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। उपद्रवी चाहे किसी समुदाय का हो या फिर किसी बड़े पद पर बैठा हो, कोई अधिकारी हो या नेता, अगर हिंसा या दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।